हमने ये सुना है कि आपके स्कूल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से संस्कृत पढ़ाते हैं। जी। कि स्कूल्स में होस्टिंग जो होती है, फ्लैग होस्टिंग, वो टीचर्स लोग करते हैं। यस, हाँ, कर एडमिशन्स करेक्ट करते थे। बट आज फिर जैसे आपने कहा है कि हमारा वेटिंग पीरियड हाँ, मैंने सुना कि लोग लिटरली वेट करते अगर हैं। मैं खासकर बात करूँ तो वहाँ पर 14 यूनिवर्सिटीज़ है जो संस्कृत में रिसर्च कर रही है। पेरेंटिंग एक ऐसा पेशा है कि जिसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, ना कोई आपको ऑडिट करने के लिए आएगा, ना कोई देखने के लिए आएगा कि आप किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं। जी। और ये सबसे डिफिकल्ट और सबसे जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल जॉब। जब भी कोई पेरेंट्स, अगर बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये दिमाग मन में ये होगा कि अगर मुझे स्कूल चूज करनी है, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो स्कूल चूज़ करते समय सर आज की इस एपिसोड में हमने बात की है श्री आशुतोष चौधरी जी से, जो एक स्कूल के संस्थापक है। और ये स्कूल चिखली नामक गांव में स्थित है। और इस स्कूल का नाम है चैतन्य गुरुकुल। और इसकी खासियत ये है कि ये मराठी मीडियम में स्टार्ट हुआ हुआ स्कूल है, जहाँ पे आज की दुनिया में सारे लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। इन्होंने वो डेयरिंग दिखाई, वो जज्बा दिखाया और मराठी में स्कूल स्टार्ट किया। और साथ ही साथ इस स्कूल में पहली कक्षा से ही संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा अजीब सा हमें लगा, तो हमने जानने की कोशिश की है कि इनका क्या मकसद था इस स्कूल को शुरू करने के पीछे, और किस तरह से मदर टंग या फिर मातृभाषा में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो उनके सफलता में किस तरह से साधक होते हैं या फिर उनको हेल्प करते हैं। और हमने उनसे ये भी बात की कि किस तरह से पेरेंट्स का रोल और टीचर्स का रोल बच्चों के सर्वांगीण विकास में होता है। टीचर्स का रोल और पेरेंट्स के बीच में सामंजस्य किस तरह से बिठाया जाए। तो आइए, एंजॉय द शो। सो सर, वेलकम वेलकम टू द शो। नमस्कार। वाह वाह। सो कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर। वेलकम। थैंक यू सर। और मैं बहुत दिनों से आपके बारे में सुन रहा था, मेरे कुछ दोस्तों ने भी बताया आपके स्कूल के बारे में। सो मैंने सोचा कि चलो आपसे रूबरू होकर बात की जाए जी, और जाना जाए आपके स्कूल के बारे में और आपकी जो रुचि है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको ये स्कूल शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया? जी। हम लोग एक्चुअली स्कूल को पहले से ही एक बहुत इंटरेस्ट था बच्चों को पढ़ाने में, जो हमको मिला है बच्चों को देने के लिए। तो हम तीनों भाई हैं, तो हम लोग पहले से ही अलग-अलग जगहों पर जाते थे, स्कूल को देखते थे, अलग-अलग जगहों की स्कूल को देखते थे और खुद के स्कूल में भी जो बहुत कुछ सीखा है हमने, हम चाहते थे कि ऐसा ही स्कूल हमारा आगे होना चाहिए। तो उस प्रकार से एक रुचि था बच्चों को शिक्षा देने की। उसकी तो सर, जब आज की दुनिया में सब लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे भाग रहे हैं, जी। तो मातृभाषा में शिक्षण देने की रुचि या फिर ये कैसा आपका थॉट आया? हाँ, सर जब हम लोग रिसर्च करते थे अलग-अलग जगहों पर, तो मैंने बहुत सारी जगहों पर स्कूल्स देखी, अलग-अलग जगहों पर देखी। अगर हम देश-विदेश की भी बातें करें, तब भी अगर हम लोग देखें, तो ज़्यादातर जो होता था, वो जो ज़ोर होता था, वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर तो वो मातृभाषा में ही होता था। बट आज फैशन हो गया है इंग्लिश मीडिया या फिर इस प्रकार से। मातृभाषा में शिक्षा देने का मतलब होता है कि बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दी जाती है। तो यदि आप फ़िनलैंड की बात करें, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे शिक्षा प्रणाली जहाँ पर पढ़ाई जाती है, वहाँ पर वो उनकी मदर टंग में केजी टू पीजी पूरा मदर टंग में पढ़ाते हैं। अगर हम लोग इज़राइल की बात करें, जो सबसे एक वन ऑफ द डेवलप या रिसर्च में सबसे आगे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो हिब्रू लैंग्वेज में उनकी मदर टंग में पढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बाहर के जितने विकसित देश हैं, वो ज़्यादातर इन्हें अपनी ही भाषा में पढ़ते हैं। और जब कैसे फिनलैंड की बात की, तो मुझे याद आता है फिनलैंड भी हैप्पीनेस्ट इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 रहता है। तो क्या इसका रिलेशन है उसके साथ? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर शिक्षा जहाँ पर बढ़ेगी, वहाँ पर ऑटोमेटिक लोगों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो तो दिखाएगा ही। क्योंकि शिक्षित देश रहेगा तो ऑटोमेटिक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऑब्वियसली वैसे ही होगा। तो जब आपने मराठी मीडियम में ही मातृभाषा में प्राथमिकता दी आपके स्कूल को, तो क्या आपको इसके लिए मतलब किसी किसी विरोध का सामना करना पड़ा? जी, बिल्कुल। जब भी हम लोग बात करते थे कि भई हमें जो भी एजुकेशन देना है वो मातृभाषा मतलब मराठी मीडियम में देना है, तो सब लोग अपोज़ करते थे।
भैया आप प्राइवेट स्कूल चालू कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल करोगे तो फिर तो आपको फ़ीस ले रहे हैं, और फिर कौन होगा जो पेरेंट के आपके पास फ़ीस देकर मराठी मीडियम में पढ़ेगा? फिर तो वो लोग कॉन्वेंट में क्यों नहीं जाएँगे? तो यहाँ तक कि हम लोग देख सकते थे कि ये विरोध तो इनिशियली था। हमको पेरेंट्स को जानकर मिलना पड़ता था एडमिशन्स के लिए वगैरह, इनिशियल फ़ेज़ में। हम लोग घर-घर जाकर एडमिशन्स करेक्ट करते थे। बट आज फिर जैसे आपने कहा है कि हमारा वेटिंग पीरियड हुआ। हाँ, मैंने सुना कि लोग लिटरली वेट करते हैं आपके स्कूल के लिए। तो वैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी? आई थिंक 2018 में हाँ, स्टार्ट 2018 में हुआ था, जब इनिशियली हमको बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल 40 बच्चे हमको मिले थे। फीडबैक कब तक था वो जानना चाहता था। द फर्स्ट बिकॉज़ सब लोग सक्सेस देखते हैं। ये सब लोग को पता है कि इनके स्कूल में चैतन्य गुरुकुल जो नाम है स्कूल का उसमें वेटिंग होता है। पर मैं जानना चाहता था कि जब शुरुआत हुई थी उस समय कितने बच्चे थे? आप किस तरह का बस केवल 40 बच्चे, फर्स्ट क्लास में केवल 12 बच्चे, सेकंड क्लास में 4 बच्चे, इस प्रकार से हमारा टोटल 40 बच्चों का स्कूल था। के वैसे हम लोग बोलते थे कि हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, हम केवल एक क्लास में केवल 30 बच्चे लेते हैं। बट अब एडमिशन ही नहीं था तो हम लोग बोलते थे, बट आज भी जब वेटिंग होता है तो हम तब भी बच्चों का जो क्वांटिटी है वो केवल एक क्लास में 30 ही बच्चे जाते हैं। एक क्लास में 30 तो ऐसे सेक्शंस 1 या 2? हाँ, 2 सेक्शंस है इसमें। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा कैसे होता है कि एक फ़ायदा होता है पेरेंट्स को कि उनके बच्चों को बहुत पर्सनल अटेंशन मिलता है। और दूसरा जैसे कि अभी टीचर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको क्लास कंट्रोल करने में ईज़ी जाता है, क्योंकि केवल 30 बच्चों की क्लास है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर पेरेंट्स ने पूछा कि भई मेरे बच्चे के बारे में टीचर्स को कुछ बताइए, तो टीचर ने जैसे ही नाम सुना तो टीचर को वो बच्चा याद आना चाहिए। नहीं तो बहुत बार जनरल स्टेटमेंट्स आते हैं, आपका बच्चा कैसे है? हाँ, ठीक है, अच्छा है, चांगला है, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। बट टीचर को याद ही नहीं आता, क्योंकि बच्चों की संख्या एक क्लास में बहुत होती है। तो यहाँ पर बच्चों को आता है, टीचर्स को। ओके। और हमने ये सुना है कि आपके स्कूल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से संस्कृत पढ़ाते। जी। ये काफ़ी मुझे जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो ये काफ़ी मुझे रोचक लगा कि यार फर्स्ट स्टैंडर्ड से संस्कृत पढ़ा रहा है। सो बिकॉज़ अभी हम जब पढ़े तो हमारे वक़्त हम जब मैं स्पेशली मैं जब पढ़ा तो हिंदी था, मराठी था, संस्कृत कभी नहीं पढ़ा मैंने। हालाँकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो संस्कृत पढ़े 10वीं तक संस्कृत पढ़े उन्होंने, पढ़ाई की संस्कृत की। सो मुझे ये जानने में बड़ा रुचि है कि सर संस्कृत आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से क्यों लागू किया? और क्या इसका क्या फ़ायदा हुआ बच्चों में? जी। संस्कृत एक बहुत एक एक तो उसको लैंग्वेज की तरफ से देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्टेट बोर्ड में भी वो अपर क्लासेस में होता है, बट ऑप्शनल होता है। सेम सीबीएसई में भी अपर क्लासेस में होता है, बट ऑप्शनल होता है। यहाँ पर संस्कृत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सर जब बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत में उनके प्रोनंसिएशन, क्योंकि वो एक टंग ट्विस्टर का काम करता है। और जैसे कि कोई बच्चे को बोली स्पष्ट नहीं होती है, तोतलापन होता है, तो जब संस्कृत में बच्चे पढ़ते हैं या श्लोक सीखते हैं, तो उनसे उनके उच्चार स्पष्ट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो उसमें इंग्लिश में भी उनको फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि सर जब संस्कृत बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका एक्चुअली ग्रास्पिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। एक फ़ायदा और होता है, जैसा भी अब हम लोग बात करते हैं जर्मनी या बड़े-बड़े देशों में, तो यहाँ पर जर्मनी की अगर मैं खासकर बात करूँ तो वहाँ पर 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो संस्कृत में रिसर्च कर रही है। तो हालाँकि आप किसी को अगर मैं आपको पूछूँ तो हम भारत में भी 14 यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं बता सकते हैं। मतलब को मालूम है जर्मनी में संस्कृत की ऊपर जो नॉर्मली हम इंडिया की भाषा जी, कहते हैं, जी। 14 यूनिवर्सिटी में 4 चलता है और इज़राइल में इन्हें तकरीबन इंडिया में तो अभी बहुत गिनीज नंबर स्किल है। ओके। तो ये दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि भाई संस्कृत एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। और एक और मेन फ़ायदा ये होता है कि जब हम देखते हैं कि आगे बच्चों को एक स्किल होना चाहिए कि भाई अलग-अलग भाषा सीखने का, तो जब बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं या अपनी कोई मदर टंग पढ़ रहे हैं, तो फिर लगे हाथ एक और लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, जिससे उनको मल्टी लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा मिलता है। ओके। सो बहुत इंटरेस्टिंग संस्कृत बिकॉज़ अभी जैसे लास्ट मंथ कुछ 2-3 महीने पहले मैं गीता पढ़ रहा एंड मैं और मेरी वाइफ तो हम जब शाम को रात को सोने के पहले गीता पढ़ते थे, तो जब भी हिंदी का समराइज़ेशन है वो पढ़ लेते थे। और जब मैं मेरी वाइफ को गीता पढ़ के सुनाता था तो जब श्लोक आता था, सच में वो टंग ट्विस्टर का काम रखा। ऐसे इसको श्लोक मैंने बहुत ट्राई किए, बट जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं कर पाया। और तब मुझे रियलाइज़ हो गया शायद अगर मैंने संस्कृत पढ़ी होती, तो आज मैं अच्छी तरह से सारे श्लोक बोल पाता। जी। तो बहुत ज़रूरी होता है टंग ट्विस्टर, क्योंकि ये स्पष्ट उच्चार और बहुत ज़रूरी है। और कुछ तथ्य हमने थोड़ा
आपके इस बारे में वही रिसर्च किया तो हमें पता चला कि आपके स्कूल्स में होस्टिंग जो होती है, फ्लैग होस्टिंग, वो टीचर्स लोग करते हैं। यस। हाँ, या मीन्स नॉर्मली क्या होता है कि हाँ, जब भी जैसे हम भी स्कूल में पढ़े हैं तो हमेशा फ्लैग होस्टिंग के दिन कोई बाहर से गेस्ट आएगा या भी कोई बड़े व्यक्ति आएंगे, नामांकित व्यक्ति आएंगे और वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे। बट जो नॉर्मल और रेगुलर टीचर्स है उनसे फ्लैग होस्टिंग कराना काफ़ी ये दूसरा ऑनेस्टली क्या आपने ऐसा सोचा? जी। तो आपकी क्या सोच थी इसके विषय या फिर क्या क्या मंशा थी? हाँ सर, इसमें कोई बहुत बड़ी सोच नहीं है। देखिए कि जो भी स्कूल होता है, जैसे नाम है चैतन्य गुरुकुल, तो अब ये जो स्कूल होता है तो ये पुरानी प्रणाली चलती आ रही है कि भाई जो शिक्षक होते हैं, ये एक्चुअली स्कूल का एक आत्मा होता है, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी टीचर्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये स्कूल बढ़ता है। तो आप गेस्ट बुला सकते हैं, हम भी गेस्ट बुलाते हैं बाहर से, बट वो एज़ अ चीफ गेस्ट होते हैं। बट जो मेन ऑनर है फ्लैग होस्टिंग का, तो वो हमारे यहाँ पर चिट निकालते हैं, और जिस टीचर का चिट निकला है, तो वो फिर फ्लैग होस्टिंग करेंगे। ओके, मतलब सारे जो स्टाफ टीचर्स का स्टाफ है जी। लेक्चर्स निकालते हैं जी। जिसका नाम आएगा। ठीक। क्या बात है सर, क्या क्योंकि होता क्या है कि सर वही टीचर्स होते हैं जो स्कूल को बढ़ा रहे हैं, राइट? जैसे मैंने बताया कि जब 40 बच्चे थे तब भी टीचर्स होते थे, राइट? और बहुत बार हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जो पेड स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर टीचर्स को एक कर्मचारी की तरह देखा जाता है कि भाई आपको पैसा दिया है। बट एक्चुअली वही तो टीचर होता है जो हमारे बच्चों में संस्कार डाल रहा है, वही बच्चा हो, वही टीचर होता है जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो उसे फिर वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत बार यहाँ पर नॉन टीचिंग काम जो होते हैं वो टीचर से कराए जाते हैं, बट टीचर को जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, और फिर एक जगह पर हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग देशों में टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट होता है, और हमारे यहाँ पर टीचर फिर वो सारे काम करता है जो एक उसके लेवल के नहीं होते हैं। जैसे मास्टर आपने सुना होगा, मराठी में मास्टर असतं, तो पहले गुरुजी करके होता था, अब वो मास्टर मतलब ये कुछ काम करनी है, इस प्रकार से फीलिंग आती, तो वो मैं नहीं चाहता था, इसीलिए हमारे यहाँ पर टीचर्स को ही सम्मान मिलता है। ग्रेट सर। और आपके यहाँ आई थिंक नर्सरी से हाँ, ये सर से लेकर 12 तक 12 तक आप पढ़ाई थी। टोटल कितने बच्चे होते हैं टीम? अराउंड 750 के आसपास। 50 बच्चे होते हैं और तो 12 तक है। 12 तक। तो अभी जो रिजल्ट्स आए, शायद रिजल्ट आउट हुए ना 10वीं के में बोर्ड्स के, तो सर क्या परिणाम रहा उनमें? हाँ, हमारे 10th के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर। हमारे यहाँ पर टोटल जैसे 2 डिविजन्स होते हैं, तो अराउंड 30 बच्चे लेते, तो टोटल 55 स्टूडेंट्स थे। तो उसमें से 34 स्टूडेंट्स हैं जिनको अबव 90% आया, और जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो भी अराउंड 80% के ऊपर ही है। ग्रेट। तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट, मतलब 100% रिजल्ट होता है। ग्रेट। तो मतलब शिक्षा के ऊपर काफ़ी जोर है हाँ, एकेडमिक। एकेडमिक वाइज। तो बिकॉज जैसे मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, आप शायद जानते होंगे नवोदय is है बिल्कुल। तो नवोदय विद्यालय हम 6 से लेकर 12वीं तक रेसिडेंशियल स्कूल होता है। तो वहाँ पे एक चीज़ जो हमने सीखी है कि जितना जोर शिक्षा पे है, उसी के साथ साथ हमारा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हो, या फिर आगे जाके परफॉर्म करना है, स्टेज पे परफॉर्म करना है, भाषण देना है, कुछ नाटक करना है, मतलब ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो उन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भर होता था और उसका रिजल्ट मुझे आज दिखता है। मैं आज आपके सामने ये बात कर पा रहा हूँ, तो वो उसी की देन है, ताकि मैं क्योंकि बस मैं स्कूल में वो सब चीज़ें सीखी है कि और उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। तो क्या आपके स्कूल में भी इस तरह की कोई चीज़ें आप बच्चों के शिक्षा के साथ-साथ उनको सिखाते हो ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो? जी, ये हमारे स्कूल का तो विज़न ही है सर। ओके, हमारे स्कूल का विज़न ये है टू हैव 8 फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट बाय गिविंग हिम एज़ अ सर्विस टू सोसाइटी, बाय गिविंग हिम एन अ ब्लिसफुल एजुकेशन। तो एजुकेशन जो होना चाहिए वो ब्लिसफुल भी होना चाहिए। यही सर्विस है समाज के प्रति। और कैसे हो सकते हैं? टू हैव एन 8 फोल्ड डेवलपमेंट। अब हम लोग बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। अब वो ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब होता है 8 फोल्ड, मतलब अष्टपहलु व्यक्तिमत्व। ओके, तो वो अष्टपहलु व्यक्तिमत्व की बात आती है। अब अगर सिर्फ पढ़ाई के लिए गए तो फिर वो ब्लिसफुल नहीं होगा, आनंददायी नहीं बनेगा, हाँ, राइट? इसीलिए फिर उसमें स्पोर्ट्स जो सिर्फ आनंददायी नहीं है, बट वो उसके लिए पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है। उसी के साथ में एक म्यूज़िक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? फिर म्यूज़िक है, तो उसके अलावा फिर बच्चों का ड्रामा है, स्टेज डेयरिंग है। तो अब क्या होता है कि अगर केवल 30 बच्चे एक क्लास में हैं,
तो हर एक को कब चांस मिलता है स्टेज पर आकर परफॉर्म कर। और हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे हो बड़े हो, उसमें सारा जो एंकरिंग करते हैं वो बच्चे करते हैं, तो सबको अलग अलग चांस मिलता। तो इस प्रकार से भी बच्चों का एक 8-fold डेवलपमेंट, मतलब अष्टपहलु व्यक्तिमत्व के ऊपर काम चलता है। ग्रेट। सो सर कुछ सवाल जो थोड़े से जब मैं सोच रहा था या फिर मैं स्कूल के सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली अभी क्या होता है ना कि नॉर्मली 10वीं के बाद बच्चे जो है अभी सारी चीज़ें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर, पहले तो 12वीं के मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट अभी सारी चीज़ें के आपका एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसे 10वीं पास कर लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, ये तो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए माना नीट लो या फिर JEE लो, जी, जिसकी कोचिंग क्लास लगाते हैं उसकी तैयारी करते हैं। जी, उनका फोकस 10वीं 11वीं 12वीं के ऊपर नहीं होता, उनका मेन फोकस होता है कि उन एग्जाम्स को किस तरह से क्रैक किया जाए। जी, अब उसके लिए बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं स्कूल में, बट उनका स्कूल में फोकस नहीं होता, वो अलग से कोचिंग क्लास लगाते हैं। जी। तो इसके तो उसके ऊपर आपका टेक क्या खास है, मतलब क्या आपका लगता है कि बच्चों ने ऐसा करना ठीक है या फिर 11वीं 12वीं का जो एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? जी। तो सर अभी तो इस प्रकार से चैतन्य गुरुकुल जो पहल करता है इसमें, आपकी स्कूल? हाँ जी, हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर जो कॉलेज होता है, उसी में ये सारी जो नीट या JEE या साइंस, हमारे यहाँ पर साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस में जितने भी उसके लिए ऑप्शंस हैं, उनकी सारी तैयारी हम लोग कॉलेज में ही कराते हैं, मतलब अपने स्कूल में, जूनियर कॉलेज में। सो मतलब आपका कहना है कि मतलब आप पढ़ा तो रहे हैं जो सिलेबस है, उसके साथ-साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग नीट या JEE उसकी तैयारी हम लोग खुद ही करा लेते हैं। सर इसमें चैतन्य गुरुकुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो है वो तहसील लेवल पे स्कूल होता है, और बहुत बार पेरेंट्स के ऊपर बच्चों का प्रेशर होता है कि हमको कोई बड़ी जगह पर आप डालिए, जैसे कोटा फेमस है, हमारे इधर नांदेड़ में जाते हैं लोग, या और अकोला की तरफ जाते हैं। तो हमारा होता क्या है कि उसमें फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती है, और ज़रूरी नहीं कि उनके रिजल्ट्स वहाँ पर उतने अच्छे आते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि भई बाहर से हम लोग टीचर्स हायर करते हैं, और वो टीचर्स फिर हमारे बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो फिर नीट या JEE की तैयारी करवाते हैं। और ओके, सो आपके ये जस्ट ड्रॉप है ना, सो आपके टीचर्स अलग रहे थे और स्पेशली इसको तैयारी करने के लिए आप अलग से टीचर्स जी, बिल्कुल। हायर करते थे। या तो फिर जिन टीचर्स के पास उतना कॉन्फिडेंस है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है नीट या JEE, क्योंकि थ्योरी तो वही पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको उस लेवल पे एप्लीकेशन बेस उसको सॉल्व करना होता है। तो उस प्रकार से बच्चे, हमारे टीचर्स बच्चों की तैयारी करवाते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है सर। चिखली जैसे एरिया में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस MBBS है, वहाँ पर नंबर मिल लगा है, किसी का NITs में नंबर लगा है, कहीं पर NDA में क्वालिफाइड किए हैं बच्चे। ये सारे हमारे कुछ सालों के रिजल्ट्स हैं। सो आपके स्कूल में जब या फिर आपको क्या लगता है कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो अभी आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं एंड पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। हमारे वक्त सिर्फ स्कूल भेज दिया, दे स्कूल की जिम्मेदारी, बच्चा पढ़े आगे बढ़े जो भी, जी, और उतना पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते थे स्कूल के ऊपर जी, कि मास्टर को दे दिया, गुरुजी तुमच्या स्वाधीन हो गया। बट अभी कैसा होता है ना कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं बच्चों को लेकर, उसके गार्डियन को लेकर। तो पेरेंट्स का मतलब आजकल जो स्कूल के प्रति है, जब बच्चे के स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? जी। तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट वो ज़रूरी भी है सर। जैसे हम लोग हमारे स्कूल्स में बोलते हैं कि एक ये ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सेस है, तो एक सबसे ऊपर के वर्टेक्स में मान लो हमारा चाइल्ड है, बच्चा है। तो एक वर्टेक्स पे पेरेंट है, और एक वर्टेक्स पे टीचर है। दोनों का उद्देश्य है कि इसकी डेवलपमेंट करना है, राइट? इसीलिए पेरेंट्स का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है। ओके। एंड फिर बिकॉज़ अभी की जो जनरेशन है, बच्चे जो है वो पहले के जैसे हमारे वक़्त हमारे पेरेंट्स से उतने रिसोर्सेज़ नहीं थे। फिर भी हम अ, स एक एक लेवल पे हम खुद को लेके आए, और तब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे आज हम देखते हैं कि सारे रिसोर्स होने के बावजूद बच्चे एग्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर, एंजाइटी, इन सारे मेंटल इश्यूज से भी जूझते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इवन स्कूल में से बुलिंग वगैरह का इश्यूज हो गया। तो इसको किस तरह से आप, अगर आपको ऐसा कोई केस आता है या फिर आप स्कूल में ये जो अभी बर्निंग इश्यूज है, तो इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करते हो? हाँ, सर हम लोग अपने स्कूल में कंपल्सरी पूरे साल में
कंपल्सरी पेरेंटिंग के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, जहाँ पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स होते हैं। सो पेरेंटिंग पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप, पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप होते हैं। क्योंकि कैसे होता है सर, जैसे आपने कहा कि हमारे वक्त, जैसे मेरे भी वक्त, उतना पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारे लिए बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते थे। टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो होता क्या था, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो दादा दादी है, चाचा चाची है, संभाल लेते थे, बहुत सारी चीज़ें होती। बच्चे कब बड़े हो गए, तो ऐसा हम सुनते हैं पुराने हैं कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए, पिताजी पूछते हैं, पता ही नहीं चला। राइट, अब आज तो दिन ब दिन एक एक दिन कटता नहीं है। करेक्ट। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई जैसे टीचर्स अपग्रेड होते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, उस प्रकार से, तो वैसे पेरेंट्स को भी अपग्रेड होना चाहिए। तो फिर ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे बच्चों को हैंडल कैसे करें, बच्चों को साइकोलॉजी कैसे समझे, इन सारे टॉपिक्स को लेकर हमारे यहाँ पर पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स होते रहते हैं, जिससे पेरेंट्स को हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम स्कूल से एक अपना जो दायित्व निभा रहे हैं, आप घर से अपना दायित्व निभाइए। दोनों का पर्पज एक ही है कि द एट फोल्ड डेवलपमेंट ऑफ अवर चाइल्ड, अष्टबैल्य व्यक्तिमत्व हमारे बच्चों का। करेक्ट, बिकॉज एज ए पेरेंटिंग कोच मैं भी ये चैलेंजेस जानता हूँ कि पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें अवगत नहीं होते, और बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस कहिए या फिर उनको पता नहीं, वो अनकॉन्शियसली गलत चीज़ें करते हैं जी, और जो बच्चे की इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट करता है। बहुत बार मैं भी सुनता हूँ सर कि जब पेरेंट्स बोलते हैं कि सर देखो, हम बच्चों को ये फैसिलिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे ज़माने में ये फैसिलिटी हमको नहीं मिली। कर ये वो कॉमन एग्जाम्पल है कि सब पेरेंट्स कि मैं मेरे बच्चों को ये सब दूंगा, प्लस मुझे नहीं मिली। हाँ, तो कहीं न कहीं वो बिना, मतलब कम एजुकेशन की वजह से होता है, क्योंकि उनको एजुकेट होना पड़ेगा कि भई हम बच्चा जो भी माँगे, वो हम लोग उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो उससे उसका जो एक एजुकेशन का मतलब होता है कि सर अंदर से उसकी जो टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, बट वो फिर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसको बहुत सारी ईज़िली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है। राइट, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बिकॉज जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स सीखना नहीं चाहते, है ना? मतलब अगर बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स सीखते हैं, बस वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये सीखना है, बच्चे को किस तरह से परवरिश करनी है, बहुत सारी चीज़ चाइल्ड साइकोलॉजी में बात करते हैं। तो जब आप पेरेंटिंग सेशंस रखते हो, तो कभी ऐसा पेरेंट की तरफ से अपोज नहीं है कि सर ये अभी हमको क्यों बोला है? हाँ, बिल्कुल आता है सर, तो कि ये तो आपको, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, तो सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो सेम वैसे ही है। कुछ पेरेंट्स फ़ोर्सफुली बैठते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट से लेते हैं। तो अभी हम तो उनके ऊपर कॉन्संट्रेट करते हैं कि जो पेरेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ सर, हमें भी नई चीज़ सीखनी। जैसे सर सिंपल तरीका होता है, जब भी पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, तो वो टीचर्स का डिग्री पूछते हैं कि भई आपका डीएड हुआ है, क्या बीएड हुआ है, एमएड हुआ है, राइट? तो अगर आपके पास अधिकार है कि आप टीचर्स का डिग्री पूछें, क्योंकि अगर डिग्री का मतलब होता है कि इन्होंने उस प्रकार से पढ़ाई की है कि बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं वहाँ से। तो फिर ऐसा कोई डिग्री पेरेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए कि डिप्लोमा इन पेरेंटिंग या कोई बीएड इन पेरेंटिंग। इसके ऊपर सर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पेरेंटिंग एक ऐसा पेशा है कि जिसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, ना कोई आपको ऑडिट करने के लिए आएगा, ना कोई देखने के लिए आएगा कि आप किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं। जी, और ये सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल जॉब। जी। तो फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है सब। इसीलिए फिर कुछ पेरेंट्स का कंप्लेंट होता है कि हमें क्या ज़रूरत है, बट इसकी ज़रूरत है। ये स्किल है, ये स्किल जितना हम अच्छा सीखेंगे, उतना हमारे वो रिज़ल्ट हमारे बच्चों के द्वारा बहुत अच्छे से मिलेंगे। और ये पेरेंटिंग के सेशन होने के बाद आप बच्चों में क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, हम काफ़ी बदलाव देखते हैं सर। बच्चों के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों का जो हैप्पीनेस लेवल है वो बढ़ता है, उसकी क्लैरिटी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, कहीं मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन के चैलेंजेस होते थे, कहीं पर कोई अट्रैक्शन फॉर अपोजिट सेक्स होते थे। वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, जहाँ-जहाँ पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया है, एक गाइडेंस के अंदर, तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखे जाते हैं। जैसे बहुत बार बोला जाता है कि आजकल बच्चों को ज्ञान की नहीं, ध्यान की ज़रूरत है। तो वो ध्यान एक्चुअली बेसिकली पेरेंट्स दे सकते हैं इन वर्कशॉप्स के माध्यम से। ओके। अ, एक चीज़ मुझे जानना था कि जैसे अभी जब भी कोई पेरेंट्स, अगर बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये दिमाग मन में ये होगा कि अगर मुझे स्कूल चूज़ करनी, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ,
तो स्कूल चूज़ करते समय सर कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई स्कूल का विज़न क्या है, राइट? बहुत बार जब पेरेंट्स एक गलती करते हैं स्कूल चूज़ करने में, तो वो एक आस-पास के लोग के स्कूल में जा रहे हैं। तो बस वही उनका एक क्राइटेरिया होता है, जो कि बहुत गलत क्राइटेरिया है, कि भई जस्ट इन्होंने वहाँ पर ले लिया तो हम भी वहाँ पर ले लेते हैं। स्कूल एक तो इम्पोर्टेंट होता है कि भई स्कूल के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखा जाना चाहिए, हमारी कैपेसिटी को देखना चाहिए, वो सारी ज़िम्मेदारियों को देखकर ही हमें स्कूल चूज़ करना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि हम केवल महँगी स्कूल में डालना मतलब बच्चा बहुत अच्छा से डेवलप होने वाला है। और दूसरा होता है कि भई स्कूल का अगर विज़न देखा जाए कि किस प्रकार से है, क्या ज़रूरी है? जैसे हमारे बॉडी के लिए जैसे हम लोग कैल्शियम्स, विटामिन्स, मिनरल्स की बातें करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे को किस प्रकार से मिलने वाला है, वो अगर चीज़ों ध्यान में रखकर ही स्कूल को देखना चाहिए। ओके। और जो अभी आजकल तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। पहले के ज़माने में तो बच्चे आपको इनडिसिप्लिन करता है, ठीक है? तो पहले तो मार लगा के टीचर लोग सीधा कर देते थे और उसमें पेरेंट्स भी कंप्लेंट नहीं करते थे। और आजकल थोड़ा-सा स्ट्रिंजेंट हो चुका है ये चीज़ें। तो फिर एज़ अ स्कूल ओनर जब आप इतने 700 बच्चों को देखते हो, ठीक है? तो उनको डिसिप्लिन करना या फिर उनको आदत लगाना या फिर अगर वो कोई गलत करे, तो उसको करेक्ट करना, तो आप इसके लिए क्या अप्रोच अपनाते हो? हाँ, सर इसमें अलग-अलग अप्रोच से इस चीज़ को हैंडल की जाती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे पेरेंटिंग के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, वैसे ही हमारे टीचर्स ट्रेनिंग भी होते हैं। अलग-अलग टीचर्स के अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बच्चों के जिस प्रकार से अलग-अलग बिहेवियर है, उन बिहेवियर्स को यदि आप समझकर उसको हैंडल करोगे, तो फिर आपको जो फिज़िकल पनिशमेंट वाला जो एक्सट्रीम केस होता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वो क्या होता है कि अगर बच्चे ने बात नहीं मानी, सीधा हाथ उठाकर दे दिया, वो बहुत शॉर्टकट तरीका होता है और वो बहुत ही इमीडिएट रिज़ल्ट भी मिलते हैं कि भई चलो इसने मेरी बात सुन ली, फिर टीचर आगे यही बात आगे करता है। बट होता क्या है कि जब आप कोई गलत तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, तो धीरे-धीरे फिर आपकी जो पनिशमेंट का जो इंटेंसिटी है, वो बढ़ाना पड़ता है। फिर 1 थप्पड़ से नहीं होगा, फिर 2 लगानी पड़ेगी, फिर थोड़ा चिल्लाकर नहीं होगा, फिर आपको आपकी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। ये सेम पेरेंट्स के साथ भी होता है, सेम टीचर्स के साथ भी होता है। तो आपको उन चीज़ों को साइकोलॉजिकली समझकर कि भई इसका ये बिहेवियर अगर चेंज ये गलत बिहेवियर है, तो डायरेक्ट बिहेवियर को ना देखते हुए उसके पीछे का बिलीफ क्या है? क्यों ये कर रहा है? बस उसको जान लेंगे, तो हम ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स और टीचर्स तो नहीं, उसके पेरेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि जो बिहेवियर शो कर रहा है, उसके पीछे का बिलीफ नहीं जानते जी सर। और उस बिहेवियर के ऊपर ही डिसीजन लेके उसके वो करेक्ट करने की कोशिश करता है। और अगर बिहेवियर की जो बिलीफ को अगर पहचान लिया गया, तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम बच्चों की जो बैड बिहेवियर्स है, उनको करेक्ट कर सकते हैं। जी। ग्रेट, ग्रेट। और ऐसे कुछ मतलब जो आप बिकॉज़ एक स्कूल चलाना और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको ऑलमोस्ट 1 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपको आए, जो मेजर चैलेंजेस कि वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक चैलेंज तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ये चैलेंज है कि भई क्यों बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि हम लोग सब थोड़ा एक ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं, कि जो ट्रेंड चल रहा है सब तरफ अगर इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है, तो फिर उसी तरह से इंग्लिश मीडियम के ट्रेंड में जा रहा है। बट अगर हम लोग ध्यान रखें कि आज जो भी बच्चे एकदम जिनका अभी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है या इवन 5, 6, 7 में भी हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि सर इनके करियर्स शुरू होने वाले 2040s में, राइट? जैसे अभी आज अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में लड़का है वो 6 साल का है, तो वो जब 20 साल के बाद में मोस्टली वो अपना करियर शुरू करेगा, राइट? अब 20 साल के बाद में मतलब 2040 के आ गए, बराबर है? अब आप सोचिए कि आज इतने ज़्यादा हमारे पास में इतने स्ट्रगल्स हैं, इतने चैलेंजेस हैं, तो आप जस्ट कल्पना करिए कि 2040 कैसा हो सकता है। अब उस समय पे उसको टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी होगी। उस समय पे उसको नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आज आपके हमारे पास यूट्यूब पे इतना फ्री नॉलेज है, तो वो तो और बढ़ेगा, राइट? बट उस समय पे वो डिसीजंस कैसे लेता है, वो इमोशनली कितना स्ट्रांग रहेगा, राइट? ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम लोग फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे बच्चों को आगे के चैलेंजेस आएँगे, उसका इनपुट अगर हम लोग आज देना शुरू करेंगे, तब जाके 2040 तक हमारे बच्चे उसको बहुत अच्छे से झेल पाएँगे। जैसे हमने कोरोना जैसा एक बहुत बड़ा पैंडेमिक फेस किया है। बट अभी तो हम लोग फिर भी थोड़ा पुराना बैकग्राउंड हमारा था, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था।
बट हमारे बच्चों के सामने अगर ऐसे बड़े-बड़े चैलेंजेस आएँगे, तो वो किस प्रकार से इसको फेस करेंगे? ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट आज होता क्या है, आज मार्क्स, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद उसका इंग्लिश, इन्हीं चीज़ों को अगर देखकर हम आगे बढ़े गए, तो अगर वो इमोशनल उनके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनके रूट्स अगर मजबूत नहीं होंगे, तो वो 2040 में तो बिल्कुल उखाड़ दिए जाएँगे, राइट? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज एजुकेशन फील्ड में। तो जो भी आपके पेरेंट्स आते हैं आपके स्कूल में, तो हमेशा आपका क्या सुझाव रहता है पेरेंट्स के लिए, बच्चों की एकेडमिक सक्सेस के लिए? हाँ, बच्चों की एकेडमिक सक्सेस के लिए सबसे बड़ा सुझाव जो मेरा पेरेंट्स के लिए है, कि हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो करना चाहिए, वो है कि बच्चों का फ़ोकस्ड रहे। वो जो भी पढ़े, जितना भी पढ़े, बट फ़ोकस से पढ़े। ये एक सबसे बड़ा लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो मेरे को पेरेंट्स बताते हैं। दूसरा है कि बहुत बार बच्चों के पास क्लैरिटी नहीं होती कि भई मुझे करना क्या है? पढ़ना क्यों है? कोई नीट की क्लास लगा रहा है तो उसको पूछते हैं, भई क्यों लगाना है नीट के? तो मम्मी-पापा की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। सो उसकी खुद की अपनी पे क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना फिर वो, अगर उसको पता ही नहीं कि क्यों करना है, तो फिर वो कैसे करेगा? और अभी जैसे आपके ऑलमोस्ट आई थिंक 8 साल हो चुके हैं आपके स्कूल को, तो अभी आपको स्कूल को लेके आपका आगे का विज़न क्या है? हाँ, स्कूल का ऐसा विज़न है सर कि एक जैसे अगर हमारा स्कूल को अगर बात की, तो स्कूल में एक अष्टबल व्यक्तिमत्व है, और स्कूल एक अपने से अलग-अलग फ्रेंचाइज़ीज़ के मोड में हम लोग जाना चाहते हैं, जिससे अलग-अलग जगहों पर जो सक्सेस हमको हमारी जगह पर मिला है, ये नीड हर जगह की है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं अलग-अलग जगह पर। जब ओके, तो आप इस मॉडल को और अलग-अलग, जी, बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि अदर स्कूल्स भी आपके मॉडल को अपनाएँ? जी, बिल्कुल। अपनाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत रिसर्च किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, बस पुराना मॉडल है, जिसको अपग्रेड किया गया है और नए मॉडल्स मिला है। तो अभी आपके कितने स्कूल्स हैं सर? अभी तो हमारा एवी ही है चैतन्य। और और एक फ्रैंचाइज़ी आप जी, अभी प्लान चल रहा है। ओके इन प्लान, तो आपको महाराष्ट्र में, आपका विज़न महाराष्ट्र में ही आगे काम करना है या महाराष्ट्र में बाहर? भारत मेरा देश है, पूरा भारत हमारा। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सर जैसे मैं आप जो लास्ट टाइम बात भी कर रहे थे, तो आपने ज़िक्र किया अलग-अलग देशों का, कि जिसके बारे में आपने इज़राइल का आपने ज़िक्र किया, फ़िनलैंड का ज़िक्र किया। तो आपने इनके जो स्टडी के पैटर्न्स हैं, एजुकेशन सिस्टम्स है, इसके बारे में आपने काफ़ी जी, जी। रिसर्च की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके एजुकेशन सिस्टम और अभी रिसेंटली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज आया है, एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, ये तो क्या वो जो पॉलिसी है, क्या हमें इन विकसित देशों के लाइन में लाने खड़ा कर सकती है? जी, बिल्कुल सर, ये तो एक बहुत तारीफ़ काबिल जो हमारा देश का जो नया पॉलिसी आया है, और बहुत रिसर्च करने के बाद आया है। तो मैंने तो ऑलमोस्ट 17 देशों का अलग-अलग एजुकेशन पॉलिसी देखा है। ओके, तो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो बहुत ही रिसर्च वाला है, और बिल्कुल हमारे देश को एक डेवलप नेशन तक ले जाने की कोशिश है, जिसमें अगर आप देखोगे तो रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया है। हमारे संस्कृति से जोड़ने वाला काम किया गया है। रूट्स उसके बहुत ज़्यादा ये किए गए। अब इस पे तो बात की जाए तो बहुत है, बट बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे और देख भी रहे हैं। नहीं सर, मैं चाहूँगा कि हम अगर मौका मिले तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे, बिकॉज़ इसके ऊपर स्पेशली ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, बिकॉज़ आज एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आई हुई है और हम 2025 में बैठे हुए हैं। ये फिर भी बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे यूथ पेरेंट्स को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, ये पॉलिसी क्या है और इससे हमें किस तरह से हेल्प होगा। जी, बिकॉज़ हम लंबे समय तक एक अलग तरीके का जो हमारा सिस्टम था, उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा बदलाव नहीं हुए थे। जी, बट अभी एक ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में। तो हम चाहेंगे कि अगर आपका वक़्त मिले, तो आप फिर से हमारे साथ बिल हुई है। हम स्पेशली हम लोग एक पॉडकास्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ हमारे देश की और बाकी के देशों की जो है, उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, हम लोग अलग-अलग देशों के ऊपर की भी पॉलिसी, और जिसमें हमारे हमारे पॉलिसीज़ में हमने इसमें से क्या-क्या अडॉप्ट किया है, ओके, तो उस रिलेटिव से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। डेफ़िनिटली सर। और थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए और हमें जानने का मौका मिला आपके स्कूल्स के बारे में। बिकॉज़ जब मैंने पहली बार आपके स्कूल का नाम सुना था, मेरे टीममेट ने मुझे बताया था, तो थोड़ा अलग लगा था मुझे। जैसे
जेएनवी जब बाकी स्कूल से अलग, जी। तो मैं डायरेक्ट कर पाया कि हाँ यार, ये स्कूल खूब अच्छा है। तो इस उसके बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड मैं सारे पेरेंट्स से ये चाहूँगा कि जैसे इन्होंने एक कितना बड़ा कदम उठाया कि स्कूल मदर टंग में इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया है, तब आप भी अपने बच्चों के ऊपर फ़ोर्स ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखता हूँ कि अंग्रेजी में बात करते हो, उसको हिंदी आती है, घर में सबको हिंदी आती है, फिर भी अंग्रेजी में बात करते हैं, ठीक है? मदर टंग में बात नहीं करते। अब आप इससे भी बड़े वो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, उनको पूछिए, तो वैसे सुन लेगा, तो सुनता रहता है। उसको पता पड़ता है ₹63 फिर 58 बन जाएगा, 58। तो महाराष्ट्र में कोई भी महाराष्ट्र कोई भी आप लोकल लैंग्वेज पे हो, आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और इस इंग्लिश को सर एक सिर्फ़ एक एज़ अ स्किल देखना चाहिए, बट इंग्लिश को पूरा बिल्कुल वो स्टेटस सिंबल हो गया है इंग्लिश। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो एक स्किल है, जैसे हम जर्मनी सीखता है कोई, कोई फ्रांस की लैंग्वेज सीखता है, तो उस प्रकार से एक इंग्लिश है। तो वो होना चाहिए बट अब ऐसा हो चुका है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश इज़ अ स्टेटस सिंबल बन चुका है। बट ये हम ही ये बनाए हैं और हम ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप आए एंड बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके स्कूल्स के लिए, आपके बच्चे और आगे बढ़ें। बहुत यश संपादन करें और हमारे भारत का नाम रोशन करें। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।